पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, एटम का जब जब नाम आएगा तब तब सबसे पहले जिनको हम याद करेंगे वो है जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन ने एटम के बारे में सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी, और इनका मेन फोकस एक बात पर था कि जो एटम होता है ना वो इनडिविजिबल होता है, मतलब उसको आप और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हो। तो इन्होंने क्या क्या बातें बताई, सबसे पहले तो यही देखनी पड़ेंगी हमें कि डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है। तो इसके नोट्स तो आपको मिलते ही हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ फास्ट लिखूँगा, यानी कि पॉइंट्स में लिखूँगा। पहली बात इन्होंने ये बताई कि कोई भी जो मैटर है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी मैटर आप ले लो वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनेगा। ये जो पार्टिकल्स होंगे ना इनको आप और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हो, ये इनडिविजिबल होते हैं। और इन्हीं पार्टिकल्स का नाम फिर क्या बताया डॉल्टन ने, एटम्स। एक्चुअली ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ए प्लस टोमियोज। टोमियोज मीन्स होता है डिवाइड, मतलब जो डिवाइड हो जाए वो टोमियोज है। ए मीन्स उसका रिवर्स, यानी कि जो डिवाइड ना हो, तो जिसको और ज़्यादा आप नहीं तोड़ सकते हो वो एटम होता है। डॉल्टन की बात करें अभी हम, डॉल्टन ने दूसरी बात बताई कि अगर एक जैसा एलिमेंट आप लेते हो, सेम एलिमेंट, तो उसके सारे जो एटम्स होंगे ना वो सेम होंगे, एक जैसे होंगे, इन ऑल रेस्पेक्ट्स, सब तरह से एक जैसे होंगे। मतलब चाहे आप उनके मास की बात करो, साइज की बात करो, शेप, कुछ भी बात करोगे तो ऑल रेस्पेक्ट्स में वो आपको क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने ये बताया कि अगर डिफरेंट एलिमेंट आप लेते हो तो उनके जो भी एटम्स होंगे ना उनकी एक भी बात आपस में नहीं मिलेगी, मतलब वो टोटली डिफरेंट होंगे इन ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट में, ये बताया। अब इनमें से ठीक क्या है गलत क्या है ये तो बाद की बातें हैं, ये तो जैसे जैसे डिस्कवरी होंगी ना तब पता लगेगा कि भाई ये सारी बातें सही नहीं थी। लेकिन जो इन्होंने बताया हमारा फ़र्ज है कि हम तो उनको पढ़ रहे हैं जो डॉल्टन ने हमें बताया। अगली बात इन्होंने ये बताई कि एटम्स जो होते हैं ना वो इनडिस्ट्रक्टिबल हैं, मतलब आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते हो। मतलब एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एटम्स को आप बना सकते हो ना आप उनको ख़त्म कर सकते हो। एक बात इन्होंने और बताई, इनसे पूछा गया भाई क्या एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, तो इन्होंने बताया यस, एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे और वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मीन्स एटम ऑफ एलिमेंट्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। और इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और भी बताई कि ये जो रेशो होगा ना ये क्या मिलेगा आपको, सिंपल रेशो मिलता है। अब इसकी ये बात करते हैं कि जो कुछ भी डॉल्टन ने बताया इसमें क्या बात सही थी क्या बात गलत थी। पहली बात से शुरू करते हैं। सबसे पहला बताया कि मैटर जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो यही बात गलत सिद्ध होती है, क्योंकि अब हम क्या बात करें इसकी ड्रॉबैक्स। ये जो एटॉमिक थ्योरी है इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं अब हम। तो मैटर जो है ना वो एटम से मिलकर बना हुआ है। डॉल्टन ने बताया कि एटम को आप तोड़ नहीं सकते, जो कि गलत है। एटम्स डिविजिबल होता है,
कितने पार्टिकल्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और बहुत सारे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो हम जानते हैं कि ये 3 हैं। ऐसे ऐसे 35 से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर। और ये बोल रहे थे कि आप इसको तोड़ नहीं सकते। यहाँ आपने इतने टुकड़े कर दिए इसके। इसके बाद देखो दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि अगर सेम एलिमेंट है ना तो सारे एटम एक जैसे होंगे। ये भी ज़रूरी नहीं है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही है, लेकिन देखो अलग अलग टाइप के एटम्स हो सकते हैं। हाइड्रोजन का एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम, एक होता है ट्रीटियम। मतलब एलिमेंट सेम है लेकिन एटम्स क्या है उसके अलग अलग टाइप के हैं। जबकि डाल्टन ने ये जिद लगाई थी कि अगर एक एलिमेंट की आप बात करो ना, जैसे यहाँ हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो उसके सारे एटम हर तरह से एक जैसे होंगे, उनका कुछ भी अलग नहीं होगा। जबकि यहाँ अलग है, इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 3 है। अगली बात सुनो। इसके बाद डाल्टन ने बताया कि अलग अलग अगर एलिमेंट हैं, डिफरेंट हैं, तो उनके एटम्स कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये बात भी सच नहीं है। जैसे आर्गोन का एटॉमिक मास 40 होता है, कैल्शियम का भी 40 है। ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन फिर भी देखो एक तो कॉमन बात आई इनमें। उसने मना किया था कि कुछ भी हो ही नहीं सकता सेम। तो ये बात बिल्कुल सच है। जो अगला पॉइंट है कि एटम्स को ना आप बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, एक से दूसरी फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो। ये बात पहले भी सच थी, ये बात आज भी सच है। इसके बाद एटम जो एलिमेंट्स के हैं, ये सही बात है, कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन सिंपल रेशियो की जो बात है ये फिर हजम नहीं होती, क्योंकि सिंपल रेशियो हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि क्लोरोफिल की बात कर लो आप, ग्रीन प्लांट्स में होता है ना क्लोरोफिल। इसका फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है ना क्लोरोफिल, उसका फॉर्मूला ये है C55H72O5N4Mg। अब ये बताओ, ये रेशियो आपको कहाँ से सिंपल लगती है? सिंपल रेशियो नहीं है ये। तो ये बात भी पूरी तरह डाल्टन की सच नहीं थी। अब जब बात हुई है पार्टिकल्स की, तो एक दो बातें हैं कॉमन सी जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो नाम था ना, वो इलेक्ट्रॉन नहीं होता था। थॉमसन ने उनको नाम दिया था निगेट्रॉन्स। तो ऐसे पार्टिकल्स जिन पर नेगेटिव चार्ज है, पार्टिकल्स कैरिंग नेगेटिव चार्ज, इनका नाम रखा गया निगेट्रॉन्स। किसने किया ये काम? ये काम किया थॉमसन ने। फिर इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन किसने रखा? वो था स्टोनी। इलेक्ट्रॉन का ये जो नाम है ये रखा, साइंटिस्ट का नाम है स्टोनी, इन्होंने रखा। इलेक्ट्रॉन्स जो है हल्के होते हैं, मतलब लाइट होते हैं। अगर प्रोटॉन से आप कंपेयर करो तो 1837 1837 टाइम्स ये लाइटर होते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन का इससे भी ज़्यादा होता है, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा मास होता है। तो न्यूट्रॉन का पूछा जाए तो यहाँ 1839 या 40 भी हो सकता है। वो अगर MCQs में आए तो वो आप देख लेना वहाँ पर। अब इस चैप्टर में डाल्टन की बात हुई शुरू में कि एटम के बारे में इन्होंने शुरुआत कर दी बताने के बारे में। इसके बाद इसमें जिक्र आता है एटॉमिक मॉडल्स का, कि एटॉमिक मॉडल्स कौन कौन से हैं
कुछ तो एटम के बारे में शुरुआत हो चुकी है कि एटम छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंबाइन करते हैं, ये मतलब जिक्र तो शुरू हो ही गया है अब। तो फिर मॉडल्स का जिक्र आया कि भाई एटम जो है कैसा दिखता होगा। ये जब पता लगा कि भाई ये डिवाइड हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये चीज़ें हैं, तो वो कहाँ होती होंगी। तो इसके बारे में सब ने अपनी अलग अलग राय रखी। जैसे कि सबसे पहला जो मॉडल है वो है थॉमसन मॉडल। थॉमसन्स मॉडल, ये बात है 1904 की, 1904 की ये बात है। इन्होंने बताया कि एटम एक्चुअली क्या है। एटम एक स्फीयर है। किस चीज़ का स्फीयर है? ये पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है इसमें हर जगह। पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है एटम, ये बताया थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बताया कि इसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, धसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े हुए हैं। ये थॉमसन मॉडल है। बात ये हुई कि एटम क्या है। इस मॉडल के अनुसार एटम इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि ये पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब मोर और लेस यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कोई फिक्स जगह है, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कहीं पे कम भी हो सकते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर लेस और मोर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसके बारे में आप पहले से जानते होगे, 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि ये कैसा मॉडल आपको दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो चलो हो गई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का तो स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन बीच में धसे हुए। ये ठीक वैसा ही है जैसा वाटर मेलन होता है, तरबूज जो होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे लाल कलर का पल्प है और उसमें काले जो बीज होते हैं, सीड्स, वो कहीं कहीं बीच में धसे हुए, वो का वो मॉडल है। या फिर जो बर्थडे केक वगैरह होता है, प्लम पुडिंग वगैरह, जिसमें केक के ऊपर रख देते हैं ना, कहीं किशमिश, कहीं काजू, कहीं बादाम, तो वैसा ही मॉडल ये है। तो इसको वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, या रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो ये है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ड्रॉबैक्स, क्या क्या कमी है थॉमसन की, थॉमसन मॉडल की। पहली कमी तो ये है कि ये एक स्टैटिक मॉडल है। इट इज़ स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल का मतलब यह डायनेमिक नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इसने तो बांध के रख दिया, इलेक्ट्रॉन तो चल ही नहीं रहे। ये बताया कि भाई ये तो बीच में धसे हुए हैं, तो मतलब इट डज नॉट रिफ्लेक्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अनुसार तो इलेक्ट्रॉन एक जगह पर बस धसे हुए हैं और कुछ नहीं। दूसरा, भाई ऐसे पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, नेगेटिव बीच बीच में उलझे हुए हैं, ऐसे कोई एटम की स्टेबिलिटी थोड़ी एक्सप्लेन होती है। कुड नॉट एक्सप्लेन। क्यों? क्योंकि फिर इसने डेफिनेट ये भी नहीं बताया कि पॉजिटिव के बराबर नेगेटिव होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होंगी, मतलब ये इसने क्लैरिफाई नहीं किया। कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो ये बात हुई आपके जाने पहचाने थॉमसन मॉडल के बारे में। जब आपका मन इससे भर गया कि चलो ये थॉमसन मॉडल है और इसने कोई ख़ास बात हमें नहीं बताई, तो दूसरा जो मॉडल है वो आएगा रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या किया?
रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और अपना अलग से मॉडल दिया। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में भी, ये एक्चुअली देखो 9th और 11th क्लास रिलेटेड होती हैं, तो इनके जो मेन हेडिंग से है ना वो आप 9th में पढ़ चुके हैं, तो आधा चैप्टर आपको ये लगेगा जैसे आप 9th में पढ़ चुके हो। फिर कुछ हम उससे थोड़ा थोड़ा डिटेल के अंदर घुसते जाएंगे। एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने। इन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉयल ली और इस गोल्ड फॉयल के ऊपर सोने की पत्ती, वो सोना नहीं कहीं रजाई ओढ़ के सो जाओ, सोना मतलब गोल्ड की पत्ती ली और इसके ऊपर क्या किया, अल्फा रेज ये डाले। अब कोई ये भी पूछ सकता है भाई इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी, गोल्ड क्यों लिया? ये इसलिए लिया क्योंकि ये मोस्ट मेलिएबल मेटल है। मेलिएबल मेटल्स को पीट कर आप उनकी शीट्स बना सकते हो, तो गोल्ड की बिल्कुल पतली शीट बन सकती है। पतली शीट बनेगी तो क्या फ़ायदा होगा, अल्फा रेज उसके अंदर से आर पार गुजर सकती है अच्छे तरीके से, तो हम स्टडी कर सकते हैं एटम की, इसलिए गोल्ड फॉयल इसने ली। तो जब इसने ऐसा किया तो इसने ये पाया कि, अब इसका डायग्राम नहीं बना रहा, कभी से पढ़ते आ रहा हूँ, कि जो गोल्ड फॉयल इसने ली उसमें ज़्यादातर जो रेज है ना 99.9% तो बिल्कुल सीधी गुजर जाती। जैसे ये कोई एटम है तो ज़्यादातर जो रेज होंगी वो क्या होंगी, वो सीधी गुजर जाती हैं। ये कोई एटम है, जैसे यहाँ से रेज आई, सपोज ये रेज आ रही हैं, तो ज़्यादातर सीधी चली जाएंगी 99.9%। कुछ ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी मुड़ जाती हैं, और कुछ ऐसी हैं कोई 20,000 में एक जो एग्जैक्ट वापस उसी रास्ते आती, रिट्रेस करती है। तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही, कोई ज़्यादा डिटेल की बात नहीं है इसमें, कि ज़्यादातर बिल्कुल सीधी चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का जो ज़्यादातर भाग है वो खाली पड़ा हुआ है, मोस्टली एम्प्टी है। क्योंकि ये रेज आई, अगर कोई रोकने वाला होता तो ये टकरा जाती और बच जाती ना, लेकिन ये सीधी चली गई, इसका मतलब कुछ नहीं था, खाली पड़ा हुआ था एटम। दूसरा, कुछ थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होती हैं, इसका मतलब क्या है कि कुछ तो है इसके अंदर, एटम के अंदर कुछ तो है जिसकी वजह से ऐसा होता है, मतलब समथिंग इज प्रेजेंट, और वो समथिंग क्या है, वो है न्यूक्लियस। फिर कोई एक रेज कोई 20,000 में से एक टकरा के और रिट्रेस करती है अपने पाथ को, एज इट इज उसी रास्ते से आती है, तो इसका मतलब कोई बहुत हैवी चीज़ है, इसीलिए रदरफोर्ड के मॉडल को आप न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हो। अब इसका निष्कर्ष बताता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट, और ये तो 7वीं 8वीं क्लास से आप पढ़ते ही आ रहे हो। अगर कोई ये पूछे कि रदरफोर्ड जो मॉडल है इसका निष्कर्ष क्या है, क्या रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आप ये बताते हो कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उसके अनुसार हम दो बातें समझे, कि दो पार्ट हैं एटम के, एक तो होता है न्यूक्लियर पार्ट, इस न्यूक्लियर पार्ट के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, और दूसरा जो पार्ट है वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोज्ड सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से रदरफोर्ड ने ये बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ निश्चित गोलाकार रास्ते हैं, सर्कुलर पाथ हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं,
चक्कर काटते रहते हैं। न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स, चार्ज है पॉजिटिव, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लगातार घूमते रहते हैं। इन्होंने ये बताया कि एटम जो है ना, एटम के साइज की अपेक्षा न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत कम होता है। पता कितना? 10,000 गुना कम। न्यूक्लियस का साइज जो है ना 10,000 टाइम्स लेस होता है एटम। फिर भी इसका 99.99% वेट जो है एटम का वो इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है। यही रीज़न था कि जैसे ही रे ऑफ लाइट आई यानी कि अल्फा रेज आई, न्यूक्लियस से टकराएगी और एज इट इज़ उसी रास्ते से फिर क्या होता है वो वापस चली जाती है। तो इसका ये जो मॉडल है इट वाज सिमिलर टू सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम के सिमिलर था कि जैसे सोलर सिस्टम है वैसे ये मॉडल काम करता है। रदरफोर्ड के बारे में जो आपसे सबसे मेन बात पूछते हैं ना, वो होता है इसका ड्रॉबैक, कि इसकी कमी क्या थी, ड्रॉबैक क्या थी। तो इसकी जो कमी है वो है ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटना इन्होंने बताया ना, वही एक्चुअल में इसकी कमी है, ड्रॉबैक। इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काटता है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो एनर्जी लूज करता है। यही कारण है कि दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं एक्सप्लेन कर पाया। क्या हुआ दोस्तों, एक साइंटिस्ट हुए मैक्सवेल। मैक्सवेल ने, रदरफोर्ड ने, इन्होंने इकट्ठे मिलकर ऐसी खिचड़ी पकाई। इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो लगातार एनर्जी लूज करेंगे, मतलब जब वो चक्कर काटेंगे ना न्यूक्लियस के चारों तरफ तो लगातार एनर्जी रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एनर्जी continuously in the form of electromagnetic radiations। और यही बहुत गड़बड़ की बात है। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर लगातार एनर्जी लूज कर रहा है तो फिर वही होगा, ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसको चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिनकारा। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, मान लिया यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे ही ये रिवॉल्व करेगा ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये एनर्जी रिलीज करेगा। रिलीज का मतलब ये हुआ कि उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, वो खर्च हो रही है। तो ये लो भाई, यहाँ से इसने घूमना स्टार्ट किया है ना, और इसकी एनर्जी कम होती गई, तो ये कम होती जाएगी, ये घूमते 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 घूमते, और ये क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब न्यूक्लियस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। लगातार एनर्जी रिलीज कर रहा है तो क्या करेगा बेचारा, घूम फिर के कम एनर्जी है आके गिर जाएगा इसके अंदर। तो अल्टीमेटली इनके अनुसार जो ये बात बता रहे हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू न्यूक्लियस। और अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे कि एटम तो कोलैप्स हो जाए, ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं भाई, प्रैक्टिकली ऐसा होता ही नहीं, बट इट नेवर हैपन, ऐसा होता ही नहीं। तो इसका मतलब जो कुछ ये बता रहे हैं वो गलत बात है। तो ये इनका ड्रॉबैक था, जो इन्होंने ये बताया कि एनर्जी जो है लूज करता है, कॉन्टीन्यूसली लूज करेगा, तो अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, द एटम विल बिकम अनस्टेबल एंड इट विल कोलैप्स, बट प्रैक्टिकली इट डज नॉट हैपन। सो द अजम्पशन दे आर मेकिंग इज रॉन्ग। इसका मतलब जो कुछ ये बता रहे हैं वो बात सही नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो थॉमसन का मेन रोल क्या था? थॉमसन का मेन रोल था कि उन्होंने ये बताया था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। रदरफोर्ड का क्या रोल था? उन्होंने ये बताया कि भाई दो पार्ट हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। अब थोड़ी सी कुछ टर्म्स की बात करते हैं। एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक मास। हालांकि आपको पता होगा ये बातें ज़रूर, फिर भी मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ। एटॉमिक नंबर को आप डिनोट करते हो Z के द्वारा, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही होता है। अब आप कहोगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो बराबर होती है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कह दिया कि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है? तो उसमें एक दिक्कत है। तो वही बात है ये तो कि व्यवहार ठीक नहीं है ये आदमी के लिए कि दिल किसी के लिए हो जुबां किसी के लिए। इलेक्ट्रॉन्स का चक्कर क्या है कि इलेक्ट्रॉन कभी तो रिएक्शन में भाग लेने भाग जाते हैं, क्योंकि बाहर होते हैं ना, वो चक्कर काटते रहते हैं, तो उनका भरोसा नहीं है। वो तो मतलब गली के कुत्ते वाला सिस्टम है, कोई रोटी डालेगा वहीं भाग जाते हैं। तो जब भी रिएक्शन करनी होगी वो भागते रहेंगे, तो कभी उनका नंबर कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, तो कौन गिनेगा फिर? जबकि प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं, ये नहीं भागते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या कहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हो, जब वो रिएक्ट नहीं कर रहा है न्यूट्रल एटम में, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बराबर होता है। लेकिन हम रिस्क क्यों लें? हम तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही कहेंगे। और बाद में न्यूट्रॉन्स की खोज भी हो गई थी, न्यूट्रॉन्स की जो है डिस्कवरी हो गई थी 1932 में। चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की। देखो हुआ क्या कि भाई प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पड़े, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। जब देखा कि भाई इतने प्रोटॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन हैं, जब मेज़र करके देखा तो प्रैक्टिकली ये पाया कि एटम का मास ज़्यादा है। तो फिर साइंटिस्ट जो थे उनके मन में आया कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ बच गई जो हमें नहीं पता। अब क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज तो कोई होता नहीं, तो उसकी डिस्कवरी भी लेट हुई, और बाद में पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर अकेला प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और इसीलिए इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अच्छा, एटॉमिक मास जो होता है डिनोट करते हैं ए के द्वारा। ध्यान रहे एटॉमिक मास ए है, एटॉमिक नंबर क्या है? जेड, और ये क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ दो तो उसका क्या आएगा? एटॉमिक मास आता है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ध्यान करना। उम्मीद है जाग रहे होगे और समझ में आ रहा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करते हैं। आइसोटोप क्या हैं, और ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आइसोटोप क्या हैं? आइसोबार्स, आइसोडाइफर्स, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं ये क्या चीज़ है। पहला है आइसोटोप। आइसोटोप्स आप किसको बोलते हो? एक ही एलिमेंट की वो डिफरेंट फॉर्म जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। आइसो का मतलब ये होता है सेम, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। जैसे अभी जो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन 1 1 एक्चुअली ऐसे डिनोट करते हैं 2 1 3 1। यह आइसोटोप है, मतलब एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन,
लेकिन इनके एटम अलग अलग हैं। तो एक ही एलिमेंट की डिफाइन करो, कैसे करोगे? एक ही एलिमेंट की वो डिफरेंट फॉर्म्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है, उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। इसका नाम प्रोटी, इसका नाम ड्यूटीरियम है, इसका नाम ट्रीटियम है। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। अच्छा, इसमें एक बात और देखो आप, अगर आप इसमें ये देखो कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या निकालेंगे? बीच में यस नो लिखो, मुझे पता लगना चाहिए वीडियो चल रहा है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जो है समझ में आ रहा है तो यस लिखें, नहीं आ रहा है तो नो लिखें। देखो, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालने हैं तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं। तो 1 - 1 मीन्स 0। तो एक बात और भी पता चल गई हमें कि प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटीरियम क्या है? न्यूट्रॉन कैसे आएंगे? 2 एटॉमिक मास है, 1 एटॉमिक नंबर है, मीन्स 2 - 1 मीन्स 1 है न्यूट्रॉन। और ट्रीटियम में क्या है? 3 - 1 = 2। तो एक डेफिनेशन हम और भी बता सकते हैं आइसोटोप्स की, कि एक ही एलिमेंट की वो डिफरेंट फॉर्म्स जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों, जिनमें न्यूट्रॉन्स अलग अलग संख्या में हैं, वो आइसोटोप होते हैं। जैसे देखो, इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो ये एक दूसरी डेफिनेशन हो गई है किसकी? आइसोटोप्स की। अब आइसोटोप्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे एलिमेंट के होते हैं। जैसे ऑक्सीजन 16 8, ऑक्सीजन 17 8, ऑक्सीजन 18 8, ये ऑक्सीजन के आइसोटोप हैं। कार्बन के, कार्बन 12 6, कार्बन 13 6, कार्बन 14 6, ये इसके हैं। क्लोरीन 35 17 या क्लोरीन 37 17, ये क्लोरीन के हैं। इसी तरह यूरेनियम 235 एंड 92 और यूरेनियम 238 एंड 92 एट्सेट्रा। तो ये जो ऐसे होते हैं ना जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो। देखो, एलिमेंट तो एक ही है, जैसे हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन ही तो है, अलग अलग थोड़ा है। तो एक ही एलिमेंट की वो डिफरेंट फॉर्म्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, वो आइसोटोप्स होते हैं। अब इसका उल्टा मीन्स आइसोबार्स। अब आइसोबार कौन से हैं? जिनमें एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। जैसे आर्गोन और कैल्शियम जो आप लें। तो नेक्स्ट दूसरा हम डिफाइन कर रहे हैं किसको? आइसोबार्स। इसमें क्या होगा? डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स मिलेंगे आपको, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर सेम मिलेगा, या एटॉमिक मास सेम मास नंबर। जैसे आर्गोन होता है 40 एंड 18 एंड कैल्शियम है 40 एंड 20। अब देखो, ये एलिमेंट भी अलग अलग हैं। आइसोटोप में तो एलिमेंट एक जैसे थे, तो ये ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उनको क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। चलो, ये कॉमन सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में एक टर्म होती है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या है?
डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस निकालो आप, यानी कि न्यूट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, वो सेम आएगा। तो याद रखो, ध्यान करो, आइसोटोप आइसोबार तो बहुत बार आते रहते हैं, ये एक दो टर्म नई हैं। तो ये क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम डिफरेंस of the number of neutrons and protons। इससे देखो देर तो लगेगी, लिख लिख के करेंगे तो, क्योंकि जो एक लेक्चर में होना चाहिए वो 2 में होगा, लेकिन शायद इसी से ज़्यादा समझ में आएगा। वरना पीडीएफ में मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए पहले मैं पूछ रहा था किससे करवाएं। पीडीएफ में तो कब के हो चुकी होती ये बातें, लेकिन इससे आपको स्लो एंड स्टडी समझ में अच्छा आएगा, जो ज़्यादा दिन तक चलेगा। जैसे देखो, आपको एक दे दिया बोरोन, एटॉमिक मास होता है 11, एटॉमिक नंबर है 5, और कार्बन है 13 और 6, ये 2 आपको दिए हुए। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर पता लगाते हैं क्या आएगा। इसमें न्यूट्रॉन बताओ क्या आएंगे, 11 में से 5 माइनस करो, ये क्या आएंगे, इसमें न्यूट्रॉन आएंगे, मतलब 6 आएंगे। प्रोटॉन क्या आएंगे, प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, मतलब 5 आएगा। अब देखो आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन निकालो, मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ये डिफरेंस निकालो, ये क्या आएगा 6 माइनस 5 मीन्स ये क्या आएगा 1। अब इस तरफ आओ, कार्बन में प्रोटॉन बताओ कितने हैं 6, एटॉमिक नंबर ही तो प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या आएंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करो, मतलब 13 में से 6 माइनस करो, मतलब 7। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या है 7 माइनस 6 यानी कि 1। तो दोनों केसेस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम। ऐसे जो हो ना और डिफरेंट हैं, ये बोरोन है ये कार्बन है, इनको बोलते हैं आइसोडाइफर्स। और एग्जांपल देखना चाहो तो जैसे नाइट्रोजन 15 and 7 एंड फ्लोरीन 19 and 9। अगर इनकी हम बात करें, यहाँ भी देखो प्रोटॉन क्या है 7, इसमें प्रोटॉन क्या है 9, न्यूट्रॉन क्या आते हैं, इसमें से ये माइनस करो मतलब 8, इसमें से न्यूट्रॉन मतलब मास में से नंबर माइनस करो, 19 माइनस 9 यानी कि 10। डिफरेंस निकालो ज़रा, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या आएगा 1, इसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या आएगा 10 माइनस यानी कि 1। सही बात है, क्या है ये, दे आर आइसोडाइफर्स। तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स जिनमें डिफरेंस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम आता है वो होते हैं आइसोडाइफर्स। नेक्स्ट है आइसोटोन्स। क्या होते हैं, इनको आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं या इन्हीं को आइसोटोनिक भी बोलते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं सेम। अब आप कहोगे कि ये बातें तो कुछ सुनी सुनी लग रही हैं, नहीं, आइसोटोप पढ़ा था उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते थे, और वहाँ तो आइसोटोप में तो एलिमेंट सेम था, यहाँ अलग अलग हैं। तो ये क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which have same number of neutrons, जिसमें न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है, जो नंबर है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन का आइसोटोप था ना ट्रिटियम, ये, और हीलियम है ये। एक बार पता लगाइए कि न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे इसमें।
इसमें न्यूट्रॉन क्या आएंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि 3 - 1 क्या आया 2। इसमें क्या आएंगे 4 - 2 यानी कि 2। तो डिफरेंट एलिमेंट हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं, सेम है। इसी तरह अगर आपका दिल ना भरा हो तो ये एक और एग्जांपल देखो, पोटाशियम 39 और 19 और कैल्शियम 40 एंड 20। बताइए ज़रा न्यूट्रॉन 39 - 19 क्या आया 20, 40 - 20 क्या आया 20। ये लो भाई, सही है। तो डिफरेंट एलिमेंट जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या है, आइसोटोन्स हैं। नेक्स्ट एक टर्म होती है आइसोस्टर्स। ये क्या चीज़ है, देखो जिनमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों सेम हो, बराबर हो, एक जैसे हो, उसको बोलते हैं आइसोस्टर्स। मीन्स molecules which have same number of atoms and electrons, उनको क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स बोलते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल गौर फरमाइएगा दोस्तों, जैसे CO2 और N2O। आओ बच्चों पता लगाएं कि इसमें एटम्स कितने हैं। पहली बात तो ये, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, मतलब टोटल है 3। इसमें एटम्स देखो 2 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, कितने हैं 3। सही है। तो देखो ऐसे मॉलिक्यूल हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल, लेकिन नंबर ऑफ एटम तो सेम आया। इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब और कर लेते हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 12, 1 ऑक्सीजन में कितने हैं 8, 2 में कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना, तो ऑक्सीजन क्या होता है 8 और 16, यही तो होता है 8 होता है यानी कि। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए आपको, कार्बन के हैं 6, 12 नहीं, क्योंकि कार्बन का 12 एटॉमिक मास 6 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन यही होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है ना इलेक्ट्रॉन उसी के बराबर हैं न्यूट्रल एटम में। तो 6 ये, 1 ऑक्सीजन में है 8, 2 में कितने होंगे 16, कितने इलेक्ट्रॉन आए 22 इलेक्ट्रॉन्स। इधर आ जाओ भाई, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो ये 2 हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आए 7 × 2 मतलब 14, और ऑक्सीजन में क्या है 8। बताइए ज़रा क्या आया 22 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों में देखो, दोनों ऐसे मॉलिक्यूल हैं, नंबर ऑफ एटम्स दोनों में सेम है 3 हैं, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है 22 यानी कि सेम है। ऐसे जो होते हैं ना इनको बोलते हैं आइसोस्टर्स। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे CaO और KF, इन दोनों में बराबर हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 28 सॉरी, इसमें भी 28 हैं। अगर आप एटम देखेंगे टोटल तो क्या आएगा, एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन, मतलब 2 एटम हैं, एक पोटाशियम एक फ्लोरीन, इसमें भी 2 हैं। तो नंबर ऑफ एटम भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हैं, इनको बोलते हैं आइसोस्टर्स। अब नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये बहुत आएगा आगे चलकर। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो वर्ड तो जहां भी आ जाए इसका मतलब ही क्या होता है, सेम। अब किसी को देख लो आप, अगर मैं ये कहूं नाइट्रोजन 3-, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 3- का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हुए 10। मैं कहता हूँ ऑक्सीजन 2-, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, 2- का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़े हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हुए 10। अगर मैं कहूँ F-, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, 1- का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो, कितने हुए 10। अगर मैं कहूँ नियोन,
नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। अगर मैं कहूँ Na पॉजिटिव, सोडियम में इलेक्ट्रॉन है 11, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो बचे हुए कितने हैं 10। अगर मैं कहूँ Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तभी तो पॉजिटिव आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उतने उस पर पॉजिटिव आता जाएगा, तो इसमें भी क्या है 10। अगर मैं लिखता हूँ Al3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो इसके, कितने बचे 10। तो ये सारे जो है ना N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Ne, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, L3 पॉजिटिव, ये सारे स्पीसीज कैसे कहे जाएंगे आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में क्या है, दोनों में क्या, सब में क्या आता है सेम। अब आप ये कहेंगे कि, हालांकि आप कहे तो खैर कुछ नहीं रहे, आप ये कहेंगे कि चलो सही है, आपकी बातें सुन ली हमने कि डाल्टन ने गलती की, इसके बाद रदरफोर्ड ने गलती कर दी। क्या गलती की कि इलेक्ट्रॉन लगातार ऐसे घूमते रहेंगे, एनर्जी लूज़ करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएंगे, खेल ख़त्म हो जाएगा। तो क्या और किसी ने कोई अच्छी बात नहीं की इसके बाद? बिल्कुल की। और इसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा बोहर मॉडल ऑफ एटम। लेकिन उससे पहले वो डेवलपमेंट्स जिनसे कि बोहर इन कंक्लूजन पर पहुंचा कि कोई अच्छा सा मॉडल दे एटम का, तो बोहर मॉडल से पहले कुछ बेसिक सी बातें जाननी जरूरी हैं। एक थ्योरी आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब डेवलपमेंट सॉरी बोहर की तरफ बढ़ रहे हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या रेडिएंट एनर्जी की थ्योरी। तो क्योंकि आगे चलकर हम ये कहने वाले हैं कि एटम की ड्यूअल नेचर है, मतलब पार्टिकल नेचर भी वेव नेचर भी है, तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो हमें वेव के बारे में पता होनी चाहिए। हालांकि फिजिक्स का टॉपिक है, अपना बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन इतना तो हक बनता है अपना कि हम ये पहचान लें कि जो ऐसी सी है इसको वेव बोलते हैं, ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसको क्रेस्ट बोलते हैं, ये जो नीचे धंसा हुआ भाग है इसको ट्रफ बोलते हैं। जितनी क्रेस्ट की हाइट होती है उतनी ही डेप्थ होती है ट्रफ की, जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। पूरी एक वेव का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लैम्डा, मीन्स वेवलेंथ। तो ये कुछ टर्म्स आप याद रख लेना, पता भी होगा पहले। वेवलेंथ, लैम्डा क्या चीज़, अब मैं लिखूंगा नहीं आगे, कि लगातार 2 क्रेस्ट या लगातार 2 ट्रफ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, उसको क्या मतलब, एक वेव की लेंथ, वो क्या है वेवलेंथ है। 2 लगातार क्रेस्ट की बीच की दूरी, जैसे ये क्रेस्ट है ये यहाँ है, तो ये है लैम्डा, इनके बीच का डिस्टेंस। एक आर्मस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रोम, ROM, एंगस्ट्रोम, ये क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ये यूनिट याद रखना। 1 एंगस्ट्रोम क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगर 1 नैनोमीटर कोई आपको कहे तो 10⁻⁹ मीटर। 1 अगर पिकोमीटर कहे तो 10⁻12 मीटर। सेंटीमीटर कहे तो -2, ये आपको पहले से पता भी होगा। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। किसी भी वेव के लिए, हम वेव की बात करें, ये वेव बनाई है ऐसी यहाँ पे हमने। टाइम पीरियड क्या है, किसी भी पॉइंट से पास होने के लिए किसी वेव को कितना टाइम चाहिए, वो उसका टाइम पीरियड है। मतलब टाइम टेकन बाई
wave to pass a point, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, यानी कि t, और ये फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, t इज इक्वल टू 1/ν। अच्छा, एक होता है वेव नंबर, न्यू बार, ये मैंने फैशन में वी नहीं बनाई है, ये ऐसी होती है, ये ऐसे, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू, तो ऊपर लगा दिया बार, तो न्यू बार। ये वेव नंबर क्या होता है, ये लैम्डा का इन्वर्स होता है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, मतलब न्यू बार क्या आएगा, 1/λ। वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, एक तो न्यू बार क्या है, 1/λ है। इसके बाद एक टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या है, इसको डिनोट करते हैं ये, या मीन्स न्यू, ये इसका मतलब नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर जाती हैं, वो फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, या फेमस क्या है, साइकिल पर सेकेंड। तो साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज, या फिर और बड़ी यूनिट लोगे तो किलो हर्ट्ज, इस तरह से फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद एक डेफिनेशन दी हुई है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड तो पता ही आपको, ए क्या होता है, क्रेस्ट की हाइट या ट्रफ की डेप्थ। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ए, ये क्या है, हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ। चलो ये तो हो गया, ये बातें जाननी जरूरी थी, एक दो टर्म्स थी। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे ये मान के चलो जरूर पूछेंगे, वो है न्यू इज इक्वल टू c/λ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, यहीं पर रोकते हैं। तो कम से कम 1.5 घंटे की क्लास अपनी और बनेगी। कल का कोई टाइम अगर हो सके तो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि जल्दी ही करेंगे इसको, ताकि एक चैप्टर जल्दी ख़त्म हो, बहुत लंबा टाइम नहीं लेंगे इसमें। और न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, ये होता है। बाकी फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। चलिए, ये थ्योरी हुई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।